बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में अजीब और अनोखे जीव पक्षी रहते थे। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के पेड़ों और पौधों पर जादुई रंग खिलते थे। हर एक चीज रंग बिरंगी जलती हुई लगती, मानो किसी चित्रकार ने पूरे जंगल पर अपना जादुई कैनवास छोड़ा हो। लोग कहते थे कि रात को चांद की रोशनी में ये रंग और भी चमकदार हो जाते और जानवरों की बातें भी सुनाई देने लगती। एक दिन गांव के 4 बच्चे चिंकी, मोनू, गुल्ली और बाला इस जंगल के विषय में बातचीत कर रहे थे। सपने में मैंने देखा कि जंगल में सारे पेड़ बोल रहे थे। चिंकी ने जोर से कहा, हाँ, उससे मुझे भी नींद में आवाजें सुनाई देती थी। मोनू ने हंसते हुए जवाब दिया, वो सब कौन बोल रहा था? गुल्ली चौंक कर बोली, पता नहीं, लेकिन लगता है वहाँ कुछ बड़ा ही अजब गजब छुपा है। बाला ने उत्सुकता से कहा। उन सब की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। साथ ही गांव वाले भी जंगल के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन चारों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे कल सुबह ही निकलेंगे और देखेंगे आखिर उस जंगल में क्या राज छिपा है। सुबह सुबह धूप ने धीरे धीरे गांव पर अपने सुनहरे किरण बिखेरे। चारों दोस्त अपने पीले बैग पैक लेकर घर से निकल पड़े। माता पिता ने हल्की सी हिदायत दी, सावधान रहना, जंगल खतरनाक हो सकता है। पर दोस्त कोई डरने वाले नहीं थे। उनकी जिज्ञासा बड़ी थी। पहले सब अपना रास्ता तय किया। गांव के किनारे तक पहुंचते पहुंचते आसपास के पेड़ों पर रंग बिरंगे तितलियां मंडरा रही थीं, जैसे उनका स्वागत कर रही हों। मोनू ने उत्सुकता में कहा, देखो, ये तितलियां भी कितनी रंग बिरंगी हैं। अन्य तीनों ने भी खूबसूरती की तारीफ की। किंतु जब वे थोड़ा आगे पहुंचे तो जंगल की आहटें सुनाई देने लगी, पत्तों की सरसराहट, पंछियों की कलरव, और कहीं से लगता था कि कोई हल्की सी बहस सी हो रही हो। चिंकी ने धीमे से कान लगाकर सुना, क्या तुम्हारी याददाश्त में दरार नहीं है? वो गुप्त रास्ता ढूंढना तो याद है न? गुल्ली ने जोर से आवाज लगाई, हाँ याद तो है, पर हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा। असल में जंगल के भीतर एक गुप्त रास्ता था, जिसे केवल वही लोग देख पाते जो सच में वहाँ के जादू में विश्वास रखते। मोनू, गुल्ली, बाला और चिंकी ने मिलकर हंसकर कहा, हम मानते हैं, तो दिखेगा ही। थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर उठी हुई थी और उसकी शाखाएं चारों ओर फैलकर छांव दे रही थी। पेड़ के आधार पर एक छोटी सी गुफा थी, जैसे कोई दरवाजा झांक रहा हो। दोस्त धीरे धीरे पास गए और गुल्ली ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तो जादुई रास्ता होगा। सभी दोस्तों ने धीमी धीमी सांस ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर वातावरण में हल्की सी नीली चमक फैल रही थी। जैसे ही उनके पैर गुफा के भीतर बढ़े, चारों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, वाह! क्योंकि गुफा के अंदर एक छोटा सा सरिता प्रवाहित हो रहा था, जिसकी धाराओं से बह रहा पानी पन्ना सा हरा और आसमानी नीला रंग लिए हुए लगता। पानी में तैरते छोटे छोटे चमकदार मोती जैसे टुकड़े थे, जो धूप में ज्यों ही पड़ते इंद्रधनुषी किरणें बिखेर देते। आयरन और बांस से बना एक छोटा पुल उस सरिता पर टिका हुआ था और उस पार एक और छोटी सी सुरंग खुलती दिख रही थी। यह पानी? मोनू ने आश्चर्य से पूछा। शायद जादुई है, बाला ने उत्तर दिया। देखो इसकी चमक। चिंकी ने अपनी छोटी उंगली से पानी को छुआ। अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी और पानी से उठती नीली हरित रोशनी ने गुफा के चारों ओर जगह जगह चमक सी फैला दी। चारों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वे पुल पार करके आगे बढ़े। वहाँ की जमीन पर चमकीले गुलाबी, पीले, नीले फूल बिखरे हुए थे, जिनकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही थीं
जैसे सुबह की पहली किरणों का स्वागत कर रही हूँ। गुल्ली ने उन फूलों को छुआ और करने को ला आवाज सुनाई दी, चहूं और खुशियां बिखेर दी। फूलों ने अपनी पंखुड़ियां धीरे धीरे विस्तार किया और चारों बच्चों पर खुशबू की बौछार कर दी। लग रहा था जैसे उन्हीं फूलों से कोई गीत गा रहा हो, एक मधुर संगीत जो दिल को छू जाता था। ये सब सच नहीं लग रहा, गुल्ली ने भावुक होकर कहा। परंतु ये हमारी आंखों ने देखा है, मोनू ने मुस्कुरा कर कहा। वे आगे बढ़ते रहे तो एक खुला मैदान दिखा जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे रंग बिरंगे झरने थे। झरनों के पास कुछ चमकीले हरे घास के शहद के छत्ते जैसे फूल छलनी थे, जिनमें मधुमक्खियां नहीं बल्कि छोटी छोटी तितलियां मक्खन की तरह बैठी चाट रही थीं। एक दूसरे से बातें भी कर रही थीं। मधु, बाला ने चौंक कर पूछा। नहीं, मक्खन, गुल्ली ने हंसते हुए सफाई दी। काफी कुछ अजीब था, पर चारों बच्चे इससे घबरा रहे नहीं थे। उल्टा हर दृश्य ने उनकी आंखों में जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैदान के बीचों बीच चारों दोस्त झरने के पास झुके हुए थे कि अचानक चार छोटे से जीव प्रकट हुए। एक नीले रंग का कन्हरी जैसा पक्षी, एक गुलाबी रंग की लोमड़ी, एक पीले रंग का खरगोश और एक हरा रंग का कछुआ। सबकी आंखों में चमक, मुस्कान और शरारत थी। कन्हरी ने ऊंची आवाज में कहा, हेलो, तुम्हारा स्वागत है जादुई रंगों की दुनिया में। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और भी मजेदार जगह दिखाएंगे। खरगोश झटपट घूमा और बोला, पहले रस्सी कूद प्रतियोगिता। कछुआ, बहुत समय पहले बादलों से भी ऊपर एक रंगीन और चमत्कारी शहर था, घंटालपुर। ये शहर इतना अजीब था कि वहाँ पानी की जगह संतरे का रस बहता था और पेड़ों पर किताबें उगती थीं। उस शहर का राजा था राजा टिम्मू। राजा टिम्मू कोई साधारण राजा नहीं था। वह पायजामा पहनता था, हर सुबह इमली की चाय पीता था और सबसे बड़ी बात, वह अपने महल से निकलने के लिए घोड़ा या हाथी नहीं बल्कि एक उड़ने वाला ऑटो इस्तेमाल करता था। ये ऑटो नीला पीला रंग का था, ऊपर पर लगे थे जादुई पंख और पीछे से निकलती थी चमचमाती रोशनी। जब ऑटो उड़ता तो गाना बजता, टन टन टिम्मू आया, उड़न ऑटो लाया। एक सुबह राजा टिम्मू अपने उड़ने वाले ऑटो से पूरे शहर का मुआयना कर रहा था। बच्चों को टॉफी बांट रहा था, बूढ़ों को सलाम कर रहा था और पालतू बिल्ली से मी मी बातें कर रहा था। तभी अचानक धड़ाम, ऑटो सीधे जा गिरा खट्टा मिठा झील में। झील के अंदर से निकली आवाज, ओए, उड़ते नहीं आता, पहले तैरना सीख ले राजा। ये थे मिस्टर झींगा, झील में रहने वाले मजेदार और अक्खड़ झींगा जी, जिन्हें अपनी झील की शांति बहुत प्यारी थी। राजा टिम्मू बोला, क्षमा करें झींगा जी, लगता है ऑटो की बैटरी खत्म हो गई है। राजा सीधा गया अपने वैज्ञानिक मित्र डब्बू दिमागचंद के पास। डब्बू, जल्दी से जादुई बैटरी दो। डब्बू ने अपनी मोटी ऐनक ठीक करते हुए कहा, राजा जी, अब ऐसी बैटरी सिर्फ लड्डूपुरी ग्रह पर मिलती है। लड्डूपुरी, ये कौन सी जगह है? टिम्मू ने आंखें फैलाकर पूछा। एक अंतरिक्ष ग्रह जहां हर चीज लड्डू जैसी दिखती है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां रहते हैं चिकनी राक्षसी, घुमक्कड़ गुलगुले और एक भूखा रोबोट। टिम्मू बोला, तो क्या हुआ? मैं हूँ राजा टिम्मू, मैं सबको चॉकलेट खिलाकर दोस्त बना लूंगा। राजा टिम्मू, डब्बू और उनका पालतू तोता पप्पू एक नई उड़न मशीन में बैठकर निकल पड़े लड्डूपुरी की ओर। रास्ते में उन्हें टॉफियों के उल्कापिंड, रसगुल्ले के बादल और सिंगारा ग्रह पार करना पड़ा। पहले मिले घुमक्कड़ गुलगुले, जो गोल गोल घूमते थे और जिससे जो भी टकराता उसे चक्कर आने लगता। टिम्मू ने चतुराई से अपने ऑटो से संगीत बजा दिया, लड्डू खाओ, चक्कर ना खाओ, टिम्मू को आगे बढ़ने दो।
गुलगुले संगीत में झूमते रहे और टिम्मू अपनी राह बढ़ गया। अगला खतरा था चिकनी राक्षसी, एक विशाल रसगुल्ले जैसी चुड़ैल जो जमीन को इतना चिकना कर देती थी कि कोई खड़ा ना रह सके। डब्बू घबरा गया, राजा जी, हम तो फिसल जाएंगे। टिम्मू मुस्कुराया, घबराओ नहीं, मैंने पहने हैं फ्रिक्शन वाले स्पेशल जूते। टिम्मू बिना फिसले चिकनी जमीन पर दौड़ा और एक गुलाब जामुन भेंटकर राक्षसी से बोला, ये तुम्हारे लिए है। राक्षसी भावुक हो गई और रास्ता छोड़ दिया। अंत में आया सबसे बड़ा रक्षक, भूखा रोबोट X909। वह बोला, तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मिठाई नहीं खाऊंगा। टिम्मू बोला, ये लो घंटालपुर की खास चॉकलेट इमरती। रोबोट ने जैसे ही खाया, उसका चेहरा चमक उठा, वाह, ये तो लड्डूपुरी से भी स्वादिष्ट है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अंत में टिम्मू को मिली चॉकलेट जादू से भरी बैटरी, जो बोलती थी, मैं वही बैटरी हूँ जो उड़ने वाले ऑटो को नई ताकत दे सकती हूँ। टिम्मू खुशी से झूम उठा। सब मिलकर वापस घंटालपुर आए और ऑटो को नई बैटरी लगाकर फिर से उड़ाया। अब टिम्मू ने सोचा, अगर मैं उड़ सकता हूँ तो मेरे शहर के बच्चे क्यों नहीं। उसने बनवाए उड़ने वाले झूले, हेलीकॉप्टर वाली टोपी और मिठाई से चलने वाले स्कूटर। घंटालपुर में अब हर बच्चा उड़ने लगा। शहर में खुशियाँ, हंसी और मिठाई की बारिश होती रही। जो डरे नहीं, वही सच में राजा होता है। अच्छाई और मिठाई से सबसे मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। समझदारी और दोस्ती से हर समस्या हल हो सकती है। एक मादा पक्षी थी जिसका एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला था। पेड़ की छाया मां को घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती थी। मादा पक्षी के 2 बच्चे थे। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया कि उसके बच्चों को अच्छी तरह से खिलाया जाए और उनकी देखभाल की जाए। वह अपने छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती थी और दिन रात उनकी देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन भारी तूफान के कारण उनकी दुनिया उलट गई। बारिश होने लगी और तेज धमाके के साथ बिजली गिरी। गड़गड़ाहट की आवाज से छोटे पक्षी डर गए, लेकिन उनकी मां ने उन्हें तूफान से बचाने की कोशिश की। अफसोस, पेड़ की एक शाखा टूट गई और दूसरी पर जा लगी, जिससे मादा पक्षी मर गई। सौभाग्य से तेज हवा के कारण छोटे पक्षियों का घोंसला उड़कर दूर चला गया। तेज हवा के कारण घोंसला उड़ गया और पक्षी अलग हो गए। उनमें से एक पक्षी उड़कर सीधे एक गुफा में चला गया जहां कुछ लुटेरे छिपे हुए थे। दूसरा पक्षी एक आश्रम में चला गया जहां एक ऋषि रहते थे। कुछ समय बीत गया और पक्षी बड़े हो गए। कुछ समय बाद एक राजा शिकार करने जंगल में आया। हालांकि वह रास्ता भटक गया और गुफा के पास शरण ली। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। उसके सारे गहने और पैसे ले लो, नहीं तो वह भाग जाएगा। राजा ने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर एक बड़ा पक्षी बैठा हुआ है। वह पक्षी को ऐसी अजीबोगरीब बातें करते देख हैरान रह गया। राजा को गुफा के पास कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिससे वह सतर्क हो गया। खुद को बचाने के लिए वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर भाग गया। काफी देर तक सवारी करने के बाद राजा आश्रम पहुंच गया। उसने अपना घोड़ा पास में बांधा और आश्रम की छाया में छिप गया। फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी, आश्रम में आपका स्वागत है महाराज। आप बहुत थक गए होंगे, कृपया अंदर आएं और आराम करें। ऋषि घर पर नहीं हैं। जब तक वे वापस नहीं आ जाते, कृपया आराम करें। राजा ने इधर उधर देखा और एक ऐसा ही दिखने वाला पक्षी देखा। जब उसने पक्षी से इसके बारे में पूछा तो पक्षी ने कहा, वह मेरा भाई है। दुर्भाग्य से वह हमेशा लुटेरों के गिरोह के साथ रहता है और इसीलिए वह ऐसी बातें करता है। कुछ समय बाद ऋषि वापस आए और राजा ने उन्हें सारी बात बताई। ऋषि ने समझाया, हम अपनी संगति के लिए जाने जाते हैं। दूसरा पक्षी हमेशा लुटेरों के साथ रहता था और उनके व्यवहार को अपना लेता था, लेकिन उसका पक्षी मेरे साथ रहता था और इसलिए उसने विनम्रता और दूसरों की मदद करने का महत्व सीखा। राजा को आखिरकार समझ में आ गया कि हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी संगति हमारे व्यवहार पर असर डालती है। 2 पक्षियों की छोटी कहानी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिकता साझा करती है कि हमें हमेशा सावधानी से अपनी संगति चुननी चाहिए।
हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका अंततः दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी संगति रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपने दोस्तों से अच्छे मूल्य सीख सकें।